हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। शाम के 6 बजने ही वाले हैं और रोज़ की तरह आज भी हम लोग 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए। हम लोग आज की टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आपके लिए आज का पहला सवाल है, लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके। लेंज का जो नियम है वह किसके संरक्षण का परिणाम है? ऑप्शन है आपके पास धारा, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है आवेश। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी लोग सी कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से कार्य करता है। तो सी जो भी लोग कमेंट किए हैं उनका एकदम सही है। यहाँ से आप 3 सवाल को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऊर्जा संरक्षण से 2 क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण से कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। एक तो यह हो गया लेंज का नियम। याद रखना है आप लोग को कि लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से। और इसके अलावा एक प्रश्न और जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वह भी किससे संबंधित है? तो किरचॉफ का दूसरा नियम भी संबंधित है किससे? लेंज के नियम से। इसके अलावा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? ये कार्य करता है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यही 3 प्रश्न हैं जो आप यहाँ से याद रखेंगे। ऊर्जा संरक्षण से 2 चीज, लेंज का नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। आवेश संरक्षण से सिर्फ 1 पॉइंट, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। कमेंट कीजिए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन है आपके पास आवेश, विभवांतर, धारा या फिर ऊर्जा। तो जो भी लोग ऊर्जा कमेंट किए हैं उनका एकदम सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा की माप की जाती है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखना है। यहाँ से कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सूचित कौन चीज़ से करते हैं? इसे ईवी ही लिखा जाता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। और एक ईवी का मान आपको याद रखना है कितना होता है? एक ईवी का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। याद रखिएगा आप लोग, यह जो होता है किसका वैल्यू होता है? एक ईवी यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आप लोगों को कमेंट करना है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। जल्दी से आप लोग बताइए। एक आदर्श वोल्ट मीटर यानी कि जो अच्छा क्वालिटी का वोल्ट मीटर होगा, सबसे शानदार वोल्ट मीटर होगा, उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0, अनंत, 1 या फिर ऋणात्मक। तो जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका एकदम सही है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वह अनंत होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ से आप एक सवाल और याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले इसी में कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में वोल्ट मीटर की जगह पर आमीटर हो जाएगा तब आंसर क्या होगा? तो तब आंसर हो जाएगा 0। आपको याद रखना है, आमीटर जो होता है एक आदर्श आमीटर, उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर से विभव की माप की जाती है, या फिर विभवांतर भी आप कह सकते हैं। विभवांतर की भी माप किससे की जाती है? तो वोल्ट मीटर से ही की जाती है। इसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर जो है
उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या फिर समांतर क्रम में? बताइए आप लोग, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर समांतर क्रम में? तो जो भी लोग इसका आंसर समांतर क्रम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। वोल्ट मीटर जो होता है उसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कमेंट कीजिए आप लोग, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या फिर वोल्ट मीटर स्क्वायर। जो भी लोग इस सवाल का आंसर सी दे रहे हैं उनका सही है। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो याद रखिएगा आप लोग, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ से एक दो सवाल और आप याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना है निर्वात का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वह इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। एक सवाल यहाँ से और आपसे पूछा जा सकता है कि हवा का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। तो अगर हवा का परावैद्युत सामर्थ्य आपसे पूछे तो आपको याद रखना है हवा का परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से 3 सवाल हुए। पहला सवाल कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक, याद रखिएगा वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो ये होता है अनंत। और अगर हवा का पूछ ले कि हवा का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। निम्न में कौन गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच सही संबंध, यहाँ पर सभी हो गया गलती से, होना चाहिए था कि सही संबंध को सूचित करता है। बताइए आप लोग, इसमें कौन है जो गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच सही संबंध को सूचित करता है? के ई बराबर p²/2, के ई बराबर p²/m, के ई बराबर p/2m या फिर के ई बराबर p²/2m। क्या होगा सोच के जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जो लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं उनका एकदम सही है, के ई बराबर p²/2m। यही होता है गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच सही संबंध। चलिए यहाँ से कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको याद रखना है, के ई बराबर क्या होता है, तो के ई बराबर होता है 12 mv²। आप 11th में पढ़े ही होंगे। गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, शॉर्ट में इसे के ई लिखते हैं। के ई बराबर होता है 12 mv²। अगर संवेग की बात करें तो संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं। और पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एम वी। एम का मतलब द्रव्यमान और वी का मतलब वेग। तो ये सब आपको याद रखना है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। निकेल निम्न में से क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं उनका एकदम सही है। निकेल जो है वह एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये निकेल है जो कि लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकीय से आप 3-4 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। जैसे एक इस्पात आप याद रखिएगा, इस्पात लौह चुंबकीय है। उसके अलावा निकेल मैंने भी आपको बताया ही कि निकेल भी एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। उसके बाद कोबाल्ट भी याद रखिएगा, कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय पदार्थ है। और एक लोहा। ये 4 एग्जाम्पल अगर आप याद करते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 4 से बाहर नहीं आएगा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट और लोहा। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? जल्दी से बता दीजिए, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? 0, 1, अनंत या फिर -1। क्या होगा राइट आंसर? इसका आंसर जो भी लोग सी दे रहे हैं उनका सही है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, सॉरी सी नहीं, यहाँ पर ए होगा, 0 होती है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? 0। तो याद रखना है आप लोगों को।
चुंबकीय प्रवृत्ति से एक दो सवाल और आप याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहीं पूछ ले कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है उसकी बीमा क्या होती है या फिर एसआई मात्रा क्या होता है, तो ये सब पूछेगा तो आपको बताना है कि नहीं होती है, यह एक बीमाहीन राशि है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वह सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो क्या है जल्दी बताइए, चुंबकीय प्रवृत्ति सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो यह एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक दो सवाल यही हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बताइए, कैथोड किरणें समूह हैं। बताइए कैथोड किरण जो है वो किसका समूह है? इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के या फिर परमाणुओं के? क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। कैथोड किरण जो है वह किसका समूह है? तो कैथोड किरण जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी लोग ए इसका जवाब दिए हैं उनका सही है। कैथोड किरण किसका समूह है? तो यह इलेक्ट्रॉनों का समूह है। चलिए यहाँ से कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कैथोड किरण कैसे चलती है, यानी ये जो है किस दिशा में चलती है। तो आपको याद रखना है कि कैथोड किरणें जो होती है वह सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? सीधी रेखा में। उसके बाद अगर आवेश पूछे कि इस पर कितना आवेश होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। आप लोग जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि कैथोड किरण पर भी कौन सा आवेश है? तो यह एक ऋणात्मक आवेश इस पर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की अगर बात कीजिएगा तो आप लोग जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है यह आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब का आवेश होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। तो ये सब आपको याद रखने हैं। अगर आप ये सब याद रखते हैं तो आसानी से आप जो है इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। बताइए प्रकाश से जुड़े हुए अगर सभी घटनाओं की व्याख्या आप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तरंग सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश से जुड़े हुए सभी घटनाओं की व्याख्या कर ले तो इसके लिए आपको तरंग सिद्धांत भी पढ़ना होगा और क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ना होगा। अब यहाँ से कुछ और ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जैसे कि तरंग सिद्धांत की खोज किसने किया। अगर ये आपसे पूछे कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है इसकी खोज किसने किया, तो याद रखना है आप लोगों को, इसकी खोज किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। किसने? हाइगेंस ने। तो याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश के से संबंधित जो क्वांटम सिद्धांत है इसकी खोज किसने किया है, तो क्वांटम सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है मैक्स प्लांक। कौन है? मैक्स प्लांक। कुछ और घटना का मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। जैसे कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत किसने दिया था, कणिका सिद्धांत, तो आपको क्या बताना है? तो आपको याद रखना है कि कणिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश से जुड़ा हुआ जो फोटॉन सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? फोटॉन सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये भी आपको याद रखना है। फोटॉन सिद्धांत कौन दिया है? आइंस्टीन। आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम यहाँ से आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रकाश से संबंधित एक और सिद्धांत है जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय
तरंग सिद्धांत। तो विद्युत चुंबक के तरंग सिद्धांत किसने दिया है, बोलिए आप लोग। तो प्रकाश से संबंधित विद्युत चुंबक के तरंग सिद्धांत किसने दिया है, ये दिए हैं मैक्सवेल। ये सब प्रकाश से जुड़ा हुआ कुछ घटना है जो आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया तरंग सिद्धांत हाइगेंस, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक, कणिका सिद्धांत न्यूटन, फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन, विद्युत चुंबक के तरंग सिद्धांत मैक्सवेल। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। एंटी कण यानी कि प्रतिकण। बताइए आप लोग, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन है, पाइमेसॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन या फिर न्यूट्रिनो। जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका सही है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन है, तो यह है पॉजिट्रॉन। मैं तीनों कण का बता देता हूँ यहाँ पर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का अगर एंटी कण आपसे पूछे तो सीधा याद रखना है आपको एंटी प्रोटॉन। इसमें सीधे एंटी लगा दीजिएगा तो हो जाएगा एंटी प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण मैंने आपको अभी बताया, यह क्या होता है, तो यह होता है पॉजिट्रॉन। उसके बाद कौन है, यह न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का एंटी कण पूछेगा तो आपको याद रखना है न्यूट्रिनो। चलिए अब हम लोग तेजी से कल के क्लास के प्रश्नों को देख लेते हैं। बताइए आप लोग, अब तेजी से आंसर कमेंट करना शुरू कीजिए। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, बताइए अल्फा, बीटा, प्रोटॉन या फिर फोटॉन। तो जो भी लोग डी के साथ जा रहे हैं, फोटॉन के साथ, उनका सही है। अब बताइए आप लोग, डायनमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये सब, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। डायनमो का जो कार्य सिद्धांत होता है वह किस पर आधारित होता है, ये आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब आप लोग बताइए, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है, एक्स किरण, प्रकाश किरण, गामा किरण या फिर बीटा किरण। तो इसमें से मैंने आपको बताया था कल कि बीटा किरण जो है वह नहीं है, तो डी यहाँ पर जो भी लोग कमेंट किए हैं उनका सही है। अब बताइए आप लोग, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कमेंट कीजिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जो लोग बी लिख रहे हैं एकदम सही लिख रहे हैं। अब बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, यानी कि बी जो भी लोग लिखे हैं उनका एकदम सही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। तो जो भी लोग शून्य लिखे हैं उनका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको बताना है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बताइए बीटा किरणें किस में विक्षेपित होती है, तो यह चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। जो भी लोग डी लिख रहे हैं उनका एकदम सही है। चलिए अब बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 18, नारंगी रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है। कल मैंने आपको सभी कलर कोड का डिस्कशन कराया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको याद करते होंगे। अगर याद नहीं करते हैं तो बहुत गलत बात है। ये तो लाइव क्लास है, अगर सामने होते एक दो झापट तो बनता ही था, आप लोगों को एक दो झापट लगता तब शायद आप लोग याद कर पाते। मैं यूट्यूब के जो संस्थापक हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा भी कोई सिस्टम लाइए जिसमें लाइव क्लास में ही बच्चों को पीटने की व्यवस्था हो, क्योंकि मेरा मानना है कि भविष्य में ऑफलाइन क्लास कम और ऑनलाइन क्लास ही ज़्यादा होगा, और बच्चे जो होंगे वो घर से ही पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि बच्चों को ऑनलाइन पीटा भी जा सके, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ाई संभव है तो ऑनलाइन पिटाई भी संभव है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कोई फीचर आए यूट्यूब में जिसमें हम ऑनलाइन आप लोगों को पीट सके। जो भी लोग चाहते हैं अपना अपना नाम लिखे या फिर यस लिख के कमेंट कीजिए। ऑनलाइन पिटाई जो भी खाना चाहते हैं वो यस लिख के कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर जो भी लोग सी दिए हैं उनका सही है।
नारंगी रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है? 3। अब है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आप लोग को बताना है कि गामा किरणों में उच्च वेधन शक्ति का कारण क्या है। तो यह भी कल का ही सवाल है, मैंने आपको बताया था कम तरंग दैर्ध्य। तो ये जो भी लोग कमेंट किए हैं उनका सही है। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? तो जल्दी बताइए, एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? जो भी लोग सी कमेंट किए हैं उनका एकदम सही है, और नहीं किए हैं उनका एकदम गलत है। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। और हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।